जीत उनकी होती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस बाय बबलू सर के यूट्यूब चैनल पर। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो चलिए बुआरे, हम लोग क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के लिए हम लोग आज पहला मॉडल सेट करेंगे और सबसे पहले थोड़ा सिलेबस को समझ लेते हैं। तो बुआरे, अगर क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो आप लोगों को पता होगा ही कि सेकेंड टर्म एग्जाम मार्च के लास्ट वीक में स्टार्ट होना है। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एग्जाम एक साथ होना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वो आपको OMR शीट दिया जाएगा जिसमें आपको 40 क्वेश्चन करना होगा, उसके लिए भी 40 मार्क्स होगा। और अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो इसके लिए भी 40 अंक निर्धारित है बुआरे, और इसके लिए पैटर्न कुछ इस तरह से, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बुआरे 19 होगा। और अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको 5 का जवाब करना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक होगा, तो यानी यहां से आपको 10 अंक मिलेगा। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन होगा जिसमें से आपको 5 का जवाब करना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 अंक निर्धारित है, तो यहां 15 मार्क्स हो जाता है, 15 अंक हो जाता है। और सेक्शन सी में 5 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 3 का आपको जवाब करना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक होगा, तो यहां से 15 अंक हो जाता है। तो इस तरह से टोटल 40 हुआ। एक चीज और गौर कीजिएगा कि अगर हम सेक्शन ए के प्रश्नों की बात करें तो यहां पर आपको जवाब 1 लाइन से 2 लाइन में लिखना है। सेक्शन बी की अगर बात करें तो 50-60 शब्द में आपको यहां पर जवाब करना है। और सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 100 शब्दों में आपको जवाब करना है। तो ये सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी है। और यहां पर तीनों सेक्शन के लिए 40 मार्क्स हो गया। तो ऑब्जेक्टिव से 40 मार्क्स और सब्जेक्टिव से 40, 80 हो गया बुआरे। प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के लिए 20 होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन पैटर्न को बहुत बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे। बुआरे, एक चीज हम आपको यहां पर और भी बताना चाहते हैं कि इस चैनल पर आप कंसिस्टेंटली बने रहिए मेरे साथ। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए साइंस और मैथ्स के 5 सेट को बुआरे हम आपको करा देंगे। अगर आप ये 5 सेट करके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जाते हो तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे, इसकी पूरी गारंटी है। इसलिए आप मैथ्स और साइंस के 5 सेट को बहुत बेहतर तरीके से कर लें। और बुआरे, प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स तैयार कर लें और फिर उसको बहुत बेहतर तरीके से बुआरे रिवाइज कर लें। 2-3 बार रिवाइज कर लें, फिर आपके दिमाग में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। देखिए बुआरे, सेक्शन ए, इसमें जो पहला क्वेश्चन बुआरे है, कह रहा है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक लिखिए। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है। तो बुआरे, यहां पर हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि यहां पर बुआरे हम डिटेल नहीं करेंगे, टू द पॉइंट। उस क्वेश्चन का जवाब जितना होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उसी हिसाब से बुआरे डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग की कम से कम समय में बुआरे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सके। तो चलिए बुआरे, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। तो ये तो पता ही है बुआरे, कूलाम होता है। तो चलिए 1 का जवाब होगा बुआरे, ठीक है, विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम, कूलम्ब भी बोल देते हैं, ठीक है, कूलाम यानी C होता है। इसी क्वेश्चन में देखिए बुआरे, इसका दूसरा पार्ट भी है। कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश की अगर बात करें तो बुआरे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है, ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया बुआरे कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। तो SI मात्रक कूलाम है। और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बुआरे, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बुआरे, कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि वोल्टमीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है, ठीक है। यानी कौन सी भौतिक राशि मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ इसका दूसरा पाठ है बुआरे कि इसे विद्युत परिपथ में किस तरह से संयोजित किया जाता है। तो बाबू, ये सभी बच्चे को आप लोगों को पता होगा, ठीक है, विद्युत चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि इस वोल्टमीटर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, विभवांतर मापने के लिए करते हैं।
ठीक है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग बुआरे विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। ठीक ना। इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है बुआरे कि इसे विद्युत परिपथ में किस तरह से संयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा बुआरे कि अगर वोल्टमीटर की बात करें तो इसे विद्युत परिपथ में बुआरे हम लोग समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। कैसे संयोजित करते हैं? समांतर क्रम में, यानी पार्श्व क्रम में। इसे विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम बोले बुआरे तो समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। बुआरे यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि अगर बात करें आमीटर की ना, तो आमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। हो सकता है एग्जाम में वो क्वेश्चन भी पूछ दे। देखिए तीसरा क्वेश्चन बाबूरे ध्यान से देखिए कि एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है। तो बुआरे सभी बच्चे को पता है कि मरकरी वैसा धातु है, मरकरी जिसका संकेत होता है Hg, वैसा धातु है जो क्या होता है कमरे के तापक्रम पर, रूम टेम्परेचर पर क्या होता है बुआरे? लिक्विड होता है, यानी कि द्रव होता है। तो ये क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि एक ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के तापक्रम पर क्या होता है बुआरे? द्रव अवस्था में पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो बुआरे आप लोग हाइड्रोकार्बन कार्बन तथा उसके यौगिक में पढ़े होंगे बुआरे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जिसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पढ़े होंगे। ये तीनों का सामान्य सूत्र बुआरे आप लोग देख लीजिएगा। अगर अल्केन के सामान्य सूत्र की बात करें तो इसका होगा CnH2n+2। एल्कीन की सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n होगा बुआरे। और यहां पर पूछ रहा है अल्काइन। ठीक है, तो अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा बुआरे? एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है बुआरे? CnH2n-2 होता है। कोई दिक्कत? अगला एक चीज और यहां पर ध्यान दीजिएगा बुआरे कि यहां n का जो वैल्यू होगा बुआरे स्टार्ट वो 2 से होगा, 2, 3, 4, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये तो क्लियर हो गया कि अल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बुआरे, कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? बुआरे ये क्वेश्चन तो अक्सर पूछा जाता है और सभी बच्चे के ठीक है जुबान पर ये क्वेश्चन रहता है कि बुआरे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। मेंडल यानी बुआरे फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, ठीक है। तो बुआरे चलिए ये क्वेश्चन का भी जवाब कर लिया जाए। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे, ठीक है, क्या कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसे चुना? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। यह भी हो गया बुआरे जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए बुआरे, 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण दें, यानी एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का एग्जांपल देना है बुआरे। तो अगर बात करें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का, तो बाबूरे ये वैसा पदार्थ होता है जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा क्या कर किया जा सकता है बुआरे? अपघटित किया जा सकता हो। यानी कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वैसा पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित या विघटित किया जा सकता हो। यहां पर बुआरे परिभाषा तो पूछ नहीं रहा है, सिंपली आपसे पूछ रहा है एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल। तो इसके लिए आप दे सकते हो कागज दे सकते हो, ठीक है, लकड़ी दे सकते हो, फलों का सब्जी और फलों का छिलका दे सकते हो, वगैरह वगैरह। सब्जी एवं फलों का छिलका इत्यादि, जितना एग्जाम्पल देना है बुआरे दे सकते हो। चलिए ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बुआरे, 7वां क्वेश्चन कह रहा है
कि उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर करते हैं। बुआरे उत्पादक की अगर बात करें तो उत्पादक का मतलब क्या हुआ, हरा पौधा। तो बुआरे हरा पौधा अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बुआरे आप लोग देखे होंगे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, सूर्य प्रकाश, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इसके अलावा पौधे में क्लोरोफिल भी, ठीक है। क्लोरोफिल के बिना भी फोटोसिंथेसिस बुआरे नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर करते हैं। तो यहां पर लिखिएगा उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए जल, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल एवं CO2 पर निर्भर करते हैं। क्लियर है बुआरे। तो ये बुआरे सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। और एक बात और भी ध्यान दीजिएगा सेक्शन ए, और अगर सेक्शन ए की बात करें बुआरे, ये तो आप जान रहे हो कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 2 अंक का होगा, और इसका जो जवाब बुआरे आपको करना है, इसका जवाब एक वाक्य में देना है सेक्शन ए में। और सेक्शन बी में बुआरे आपको जो जवाब करना है लगभग 50 शब्द में देना है, यानी कि जिसके लिए 3 मार्क्स होगा बुआरे। सेक्शन बी जो अभी हम लोग करेंगे उसके लिए आपको जवाब 50 शब्द में देना है। और सेक्शन सी की बुआरे अगर बात करें तो सेक्शन सी में जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका जवाब बुआरे मैक्सिमम आपको 100 शब्द में देना है, 100 शब्दों में देना है, ठीक है। तो चलिए इसका बुआरे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी बुआरे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कीजिए। कह रहा है कि 1 एम्पियर कहना, 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। और इसी क्वेश्चन का बुआरे दूसरा पार्ट है कि किसी परिपथ में धारा की गणना करें यदि 500 कूलाम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है। गौर कीजिएगा बुआरे। तो सबसे पहले बुआरे एम्पियर का परिभाषा पूछा जा रहा है। एम्पियर का एकदम सिंपल वे में आप परिभाषा लिख सकते हैं, बोर्ड पर बुआरे हमने लिख दिया है। परिभाषा को आप देख लीजिए। परिभाषा में कहा जा रहा है बुआरे कि अगर किसी चालक से, चालक तो आप समझ ही रहे हैं, यानी चालक वैसा पदार्थ होता है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। तो अगर किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 एम्पियर विद्युत धारा कहेंगे या 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर इसे 1 एम्पियर विद्युत धारा, ठीक है, कहते हैं। प्रश्न का बुआरे दूसरा पार्ट है जो न्यूमेरिकल्स है, जो अंकिक प्रश्न है। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किसी परिपथ में धारा की गणना करें यदि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है। तो इस क्वेश्चन का हल देख लीजिए बुआरे, ठीक है। यहां पर क्या दिया हुआ है, पहले बात को समझिए। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, में क्या दिया हुआ है, पहले इसको गौर कीजिए। आवेश बाबूरे, आवेश को हम लोग क्यू से लिखते हैं, कितना दिया हुआ है। आवेश का मान कितना है बुआरे, आवेश का मान है आपका कितना, 500 कूलम। समय कितना कह रहा है बुआरे, 10 मिनट कह रहा है। और 10 मिनट को, ठीक है, समय क्या कह रहा है, 10 मिनट। 10 मिनट को अगर हम सेकंड में बदलेंगे बुआरे तो क्या हो जाएगा, 10 × 60 यानी कि 600 सेकंड हो जाएगा। तो टाइम का मान बुआरे आप 600 सेकंड हो गया। अब आपको निकालना क्या है, धारा का परिमाण निकालना है, आई निकालना है। तो हम क्या जानते हैं बुआरे, एक सूत्र तो, ठीक है, आप लोग इस चैप्टर में पढ़े ही होंगे। Q = क्या होता है बुआरे, IT, ठीक है। I धारा है, T है समय है, और ये Q क्या है बुआरे, आवेश। तो Q और T का तो वैल्यू दिया है, I निकालना, इसलिए I क्या होगा बुआरे, Q/T हो जाएगा। Q का वैल्यू कितना है बुआरे, 500 कूलम। और टाइम कितना है बुआरे, 600। ये 2 0 2 0 कैंसिल कीजिए तो 5/6 हो जाएगा। अगर इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0.83। क्या हो जाएगा बुआरे, 0.83, ठीक है। अब फिर धारा का इकाई लिख दीजिए, धारा का यूनिट लिख दीजिए, 0.83 एम्पियर ए। तो बुआरे यही आपका इस प्रश्न के लिए जवाब हो गया। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी बढ़िया क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए बुआरे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी 2 पार्ट है बुआरे। कह रहा है किसी तार का प्रतिरोध, तार यानी चालक समझिए, का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है।
और दूसरा पाठ है बुआरे, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। एकदम सिंपल सा बात है बुआरे, आप लोग विद्युत चैप्टर में पढ़े होंगे कि जो प्रतिरोध होता है इसको तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से सूचित करते हैं, ठीक है। और ये प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है बुआरे? चालक तार के लंबाई के। ये प्रतिरोध क्या होगा? लंबाई के समानुपाती होता है, लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम स्मॉल ए से भी दिखा सकते हैं, इसको कैपिटल ए से भी दिखा सकते हैं। तो वो कहने का मतलब है अगर चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। अगर हम, ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। सिंपल सा बात है। और अगर इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को क्या करेंगे हम लोग? घटाएंगे तो क्या होगा बुआरे? प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच उल्टा संबंध है। तो यही क्वेश्चन तो बुआरे पूछ रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो जवाब कैसे लिखिएगा बुआरे? कि हम जानते हैं कि पहला पाठ है ये, हम जानते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ऐसे कॉमा देते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध घटेगा। ये पहला पाठ का बुआरे जवाब हो गया। दूसरा पाठ कह रहा है बुआरे, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसका भी जवाब कर देते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला क्या हुआ बुआरे? अभी आप तुरंत हम बताए आपको कि चालक का प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है। तो किस पर निर्भर करेगा? पहला किस पर निर्भर करेगा? चालक की लंबाई पर। तो एक नंबर हो गया चालक की लंबाई। लंबाई को क्या चीज से सूचित करते हैं बुआरे? एल। दूसरा अभी तुरंत बताए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा तो क्या होगा? चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल यानी ए पर, कैपिटल ए से भी लिख सकते हैं बुआरे। तीसरा क्या होगा? चालक की प्रकृति, या ऐसे भी लिख सकते हैं चालक पदार्थ की प्रकृति पर। चलिए ये क्वेश्चन भी बुआरे बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 9 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बुआरे, तो सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 जो है काफी आसान है बुआरे। क्वेश्चन नंबर 10 को ही आप देखिए, कह रहा है कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्थिरियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर के किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। सिंपल सा बात है बुआरे, मिश्र धातु में कठोरता ज्यादा होता है। तो अगर हम मिश्र धातु की बात करें तो मिश्र धातु का गलनांक भी क्या होता है? शुद्ध धातु की अपेक्षा क्या होता है? ज्यादा होता है। अगर इसको बुआरे अगर गर्म भी हो जाए, अगर यह गर्म भी हो जाए तो जल्दी पिघलता नहीं है। तो इसी वजह से बुआरे विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्थिरियों के तापन अवयव शुद्ध धातु का ना बना करके हम लोग क्या करते हैं? मिश्र धातु का बनाते हैं। देखिए जवाब बहुत ही सिंपल है कि मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा ज्यादा होता है, जिसके कारण यह गर्म होने पर भी जल्दी नहीं पिघलता है। चलिए बाबूरे, तो ये 10 का जवाब हो गया। अब अगला 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुआरे कि 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखें। तो बोलोगे बुआरे कि आप सर पर्यावरण हितैषी अभ्यास क्या है? तो बुआरे आप ऐसे समझिए कि पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव डालने वाला ऐसा क्या काम कर सकते हो आप
कि जो पर्यावरण के हित में हो। तो बुआरे इस तरह का 3-4 आपको एग्जाम्पल कर देना है। तो देखिए बुआरे, यहाँ पर सबसे पहला बात है कि पर्यावरण के हित में अगर कुछ काम करना चाहते हो, पर्यावरण हितैषी अभ्यास के रूप में, तो बुआरे सबसे पहले आप वृक्ष लगाइए, यानी वृक्षारोपण। दूसरा क्या है कि हम लोग अगर यहाँ से 4 कदम भी जाना होता है, आधा किलोमीटर भी जाना होता है, तो बाइक ले लेते हैं। तो ये बाइक का जो धुआं है बुआरे, ये पर्यावरण पर क्या करता है, गाड़ी का जो धुआं है, बाइक का जो धुआं है, ये पर्यावरण पर बुआरे प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो ये भी पर्यावरण हितैषी अभ्यास नहीं हुआ। तो बुआरे जहां तक संभव हो सके आप गाड़ी का कम उपयोग कीजिए, साइकिल का उपयोग कीजिए, पैदल चलिए। तो बुआरे ये भी दूसरा आप जो है एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बुआरे हम, कि गाड़ी का व्यवहार कम करना। तीसरा बुआरे कि आप लोग जैसा कि जानते हो कि पॉलिथीन जो होता है बुआरे, वो बायो नॉन डिग्रेडेबल है बुआरे। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को जो है पॉलिथीन का बैग का यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके स्थान पर हम लोग जूट का थैला या सूती कपड़े का थैला का अगर उपयोग करते हैं तो ये भी पर्यावरण हितैषी अभ्यास है। इसके अलावा बुआरे हम लोग घर में फैन चलाते हैं, बल्ब चलाते हैं, जरूरत नहीं फिर भी बल्ब जल रहा होता है, फैन चल रहा होता है, तो ये पर्यावरण हितैषी अभ्यास नहीं है बुआरे। इसलिए जितना जरूरत हो बिजली का उतना ही उपयोग करें, ठीक है, बल्ब उतना ही जलाएं, अन्यथा स्विच को ऑफ रखें। तो ये बुआरे आपके लिए पर्यावरण हितैषी अभ्यास होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बुआरे कि समजात अंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है, उदाहरण दें। तो बुआरे समजात अंग की बात करें, एकदम सिंपल सा बात है बुआरे कि वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति तथा रचना क्या होती है, समान होती है, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, ये समजात अंग होते हैं। जैसे आप मेढक के अग्रपाद एवं पक्षी का पंख जो है बुआरे, ये क्या है, समजात अंग है। और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, चमगादड़ का पंख और मनुष्य का हाथ समजात अंग है। तो ये कोई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बुआरे, इसमें कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन बुआरे है कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। बुआरे अपमार्जक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। आप देख रहे हो कि अगर बात करें पर्यावरण में, ठीक है, अपमार्जकों की भूमिका की, तो देखिए बाबू यहाँ लिख दिए हैं कि अपमार्जकों का पर्यावरण में पदार्थों के चक्रण में महत्वपूर्ण योगदान है। बुआरे अगर अपमार्जक नहीं हो तो ये अपमार्जक ही तो कचरे का निपटारा करता है, अपशिष्ट पदार्थ का निपटारा करता है। अगर ये अपमार्जक नहीं हो तो पृथ्वी सतहों पर क्या होगा, अपशिष्टों या कचरों का क्या हो जाएगा बुआरे, अंबार लग जाएगा, ढेर लग जाएगा, जिससे पूरा इकोसिस्टम, पारितंत्र का पूरा प्राकृतिक संतुलन ही बुआरे बिगड़ जाएगा। तो सिंपली आप कह सकते हो कि ये अपमार्जक यानी कि डिकम्पोजर्स जो होते हैं ना, मृत पौधे या मृत जीवों का अपघटन का कार्य करते हैं। तो चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है बुआरी, आप लोग उम्मीद करते जानते होंगे। ज्यादा डिटेल करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, फिर आपको देखने का मन नहीं करेगा। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है बुआरे समजातीय श्रेणी, फिर इस पर हम बात करते हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। बुआरे अगर हम लोग समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है बुआरे, क्वेश्चन नंबर 14, तो आप सिंपली कह सकते हो कि वैसी श्रेणी समान प्राकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक की वैसी श्रेणी जिसमें दो क्रमिक कार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र में क्या होता है बुआरे, CH2 का अंतर होता है। चलिए पहले इसकी परिभाषा को हम लिख देते हैं। समान प्राकार्यात्मक समूह वाले, समान प्राकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी बोलो, वैसी श्रृंखला बोलो, वैसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्र में CH2 का अंतर हो, क्या कहलाता है बुआरे, सजातीय श्रेणी। एकदम सिंपल सा परिभाषा है बुआरे, सिंपल डेफिनेशन एकदम ध्यान में रह जाएगा, सजातीय श्रेणी कहलाती है। फिर से बुआरे एक बार परिभाषा को गौर कर लीजिए, कह रहा है कि समान प्राकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी या श्रृंखला जिसके दो क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्र में CH2 का अंतर हो।
ठीक है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। अगर हम बुआरे इसके एग्जाम्पल की बात करें, एकदम सिंपल सा अल्केन ले लीजिए, ये CH4 है, मीथेन बुआरे आप लोग जानते हो। इसमें आप CH2 जोड़ दीजिए तो ये C2H6 हो जाएगा। देखिए ये CH4 है, CH2 जोड़ रहे हैं तो C2 और H6 हो गया बुआरे, और ये क्या हो गया, इथेन हो गया आपका। फिर आप इसमें CH2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा C3H8, प्रोपेन हो जाएगा। फिर अगर आप इसमें CH2 जोड़ देते हैं बुआरे, अगर इसमें फिर आप CH2 जोड़ देते हैं तो C4H10 हो जाता है, और ये बुआरे ब्यूटेन हो जाता है। इस तरह से और आगे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन के लिए मूव कर सकते हैं। तो आप एक से ज्यादा एग्जांपल लिखने की आवश्यकता नहीं, इथीन में भी ले सकते हैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। केवल CH2 को जोड़ना है और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहना है। अल्काइन के लिए भी ले सकते हैं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ठीक है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है बुआरे। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं ये सजातीय श्रेणी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो इस, जैसा कि आप लोगों को पता है बुआरे कि सेक्शन सी में 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है और आपको इसमें से 3 जवाब करना है। तो ये सेक्शन सी में जो 15 नंबर क्वेश्चन है बुआरे, कह रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें, यानी श्रेणी क्रम संयोजन को का आपको परिभाषा लिखना है। और एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यानी आप सिंपली समझिए ना कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, ठीक है, जो समतुल्य प्रतिरोध होगा उसके लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है। तो एक सिंपल सा है बुआरे। तो चलिए इस डेफिनेशन को बाद में है ना देखिएगा। सबसे पहले फर्ज कीजिए कि ये 3 प्रतिरोध है बुआरे। ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, और ये तीसरा प्रतिरोध है। मान लिए, थोड़ा सा डिफिनेशन को, परिभाषा को थोड़ा गौर कीजिए। बहुत ही सिंपल वे में लिखे हुए हैं बुआरे कि जब पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, देखिए ये पहला प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से एवं दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो बुआरे, तो इसको हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। गौर कीजिएगा, ये दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से, और दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इसे हम लोग कहते हैं बुआरे श्रेणी क्रम संयोजन। तो प्रतिरोध है बुआरे R1, R2 और R3, ये 3 प्रतिरोध कह रहा है बुआरे, आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित है। ये बैटरी से जुड़ा हुआ है बुआरे। इनके बीच का विभवांतर जो है बुआरे क्रमशः V1 है, V2 है, V3 है। सर्किट से I धारा बह रही है। तो चलिए ओम का नियम लगाइए। ओम के नियम से एक बार डेफिनेशन को गौर कर लीजिए, परिभाषा को गौर कर लीजिए कि जब पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा एवं दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहला है ना पहले सिरे से, और दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का संयोजन बुआरे प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो ये R1, R2 और R3 क्या है बुआरे, श्रेणी क्रम में संयोजित है। इनके बीच का विभवांतर V1, V2, V3 है। I धारा बह रही है। तो चलिए थोड़ा सा इसको लिख देते हैं कि माना कि R1, R2 एवं R3 3 प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके बीच का विभवांतर क्रमशः V1, V2 एवं V3 है। इनके बीच का विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 एवं I इनके बीच I धारा बह रही है। ठीक है, चलिए ओम के नियम से बुआरे ओम का नियम लगाइए। यहां पर आप लोग जान ही रहे हो ओम के नियम से। ठीक है,
भी इक्वल टू क्या होता है बुआरे, आई आर। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो भी इक्वल टू आई आर होता है, इसलिए V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआरे, आई आर वन। ये समीकरण 2 हो जाएगा। V2 इक्वल टू, ठीक है सॉरी, आई आर टू हो जाएगा समीकरण 3। V3 इक्वल टू आई आर थ्री, ये समीकरण बुआरे 4 हो जाएगा। अब समीकरण 2, 3 और 4 को जोड़ दीजिए। समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, तीनों समीकरण को जोड़िए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बुआरी, समीकरण 1 में V1 है, 2 में V2 है, V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री हो जाएगा बुआरे। ठीक है, गौर कीजिएगा, या इसको हम लोग V1 प्लस V2 प्लस V3, यहां पर आई कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। चूंकि V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू बुआरे V, इसलिए क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 की जगह V रख दीजिए आप, आई R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको आप समीकरण नंबर चलिए 5 मान लीजिए। अब समीकरण 1 से बुआरे V इक्वल टू क्या है, आई आर है, तो इस V के लिए आई आर रख दीजिए इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आई कैंसिल, इसलिए R इक्वल टू बुआरे हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और भी ज्यादा है ना, ठीक है। ये तो बुआरे ये तीन प्रतिरोध को R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बुआरे समतुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करते हैं। ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है बुआरे, परिपथ आरेख दिया हुआ है, और यहां पर R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध का मान है 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम। बुआरे यहां पर R1 का जो वैल्यू है वो है 5 ओम, R2 का वैल्यू है 10 ओम और R3 का वैल्यू है 30 ओम। बुआरे इसके अंदर तीन क्वेश्चन है, A, B और C। क्वेश्चन ए में कह रहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, कितना होगा। बी में कह रहा है बुआरे परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितनी होगी, और तीसरा कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा आपको ज्ञात करना है बुआरे। तो चलिए इसको बहुत ही सिंपल सा सवाल है बुआरे। तो कुल प्रतिरोध बुआरे, तो सबसे पहले बता दें बुआरे ये समांतर क्रम संयोजन है। तो यहां ठीक है, सबसे पहले यहां पर देख लीजिए दिया क्या हुआ है बुआरे, ठीक है। R1 दिया हुआ है बुआरे 5 ओम, R2 दिया हुआ है 10 ओम, R3 दिया हुआ है बुआरे 30 ओम, और कह रहा है ये है ना 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये नहीं कह रहा है, तथा इन्हें 12 वोल्ट की R1, R2 तथा R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। तो बुआरे यहां पर V का जो वैल्यू है ये 12 वोल्ट है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो सबसे पहले बुआरे ये तो आप देख रहे हैं कि ये समांतर क्रम संयोजन है, और समांतर क्रम संयोजन के लिए 1/R इक्वल टू आप लोग जानते ही हो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो चलिए वैल्यू को पुट कर दीजिए, 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R1, R1 का वैल्यू 5, R2 का वैल्यू 10 और R3 का वैल्यू बुआरे 30। एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा बुआरे 30, 5 6 प्लस 3 प्लस 1 यानी 10/30 हो जाएगा बुआरे इक्वल टू 1/3, यानी कि 1/R इक्वल टू बुआरे हो जाएगा 1/3। इसलिए R इक्वल टू बुआरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 3 ओम हो जाएगा। चलिए पहले वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर ए का, ठीक है, आंसर हो गया बुआरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा 3 ओम। अब कह रहा है बुआरे परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, ठीक है, यानी कि I का वैल्यू निकालना है बुआरे। I इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो बुआरे यहां पर I का वैल्यू है ना परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R1, I2 क्या हो जाएगा V/R2 प्लस I3 क्या हो जाएगा बुआरे V/R3। या ठीक है, तो V का वैल्यू कितना है बुआरे 12 और ये R1 है 5, V तो 12 ही रहेगा। R2 का वैल्यू है बुआरे 10 ओम और
12/R3 का वैल्यू है 30। तो चलिए एलसीएम ले लीजिए, 30 हो जाएगा 6, 72 प्लस, ठीक है 36, 10 या 30 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 36 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआरे, ऐड कीजिए 72, 36 और 12 के 120/30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 एम्पियर। तो बुआरे परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा क्या होगा, 4 एम्पियर होगा। तो चलिए ये आंसर भी हो गया बुआरे। अब सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा का मान भी ज्ञात करना है बुआरे। तो 5 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा, ठीक है। 5 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है, I1 क्या हो जाएगा बुआरे, I1 ठीक है V/R1 है और इसका V का वैल्यू तो आप देख ही रहे हो, ठीक है 12 है और R1 का वैल्यू क्या है 5। तो 5 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा 12/5 एम्पियर। उसी तरह से बुआरे 10 ओम के प्रतिरोध से, 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा I2 क्या हो जाएगा बुआरे, V/R2 यानी कि 12 क्या हो जाएगा, ठीक है 10 ओम, 12/10, ठीक है एम्पियर। तथा 30 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा I3 क्या हो जाएगा बुआरे, V/R3 यानी कि, ठीक है V का वैल्यू तो 12 होगा बाई 30, ठीक है। तो ये बुआरे आपका सी नंबर का भी आंसर होगा, क्या हो गया। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है धातु तथा अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए बुआरे यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाए, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धातु एवं अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखे। तो इसको भी आप लोग ध्यान से बुआरे देख लीजिएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और अगर सिंपली धातु और अधातु में अंतर है ना, कहे बुआरे यहां पर कोई भौतिक या रासायनिक गुण का जिक्र नहीं करे, तो ऐसी स्थिति में बुआरे आप दोनों, ठीक है, भौतिक और रासायनिक गुण दोनों को मिलाकर के लिख दीजिए। तो चलिए यहां पर तो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बुआरे कि धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना है। किस आधार पर बुआरे, रासायनिक गुण के आधार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक मुझे बात तो पता होगा बुआरे कि धातु जो होता है विद्युत धनात्मक होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, क्योंकि मेटल क्या करता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके, ठीक है, वो धन आयन बनाता है। इस वजह से धातु क्या होता है विद्युत धनात्मक होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो चलिए पहला पॉइंट लिखते हैं, धातु विद्युत धनात्मक होता है, विद्युत धनात्मक होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, यानी मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और अगर हम अधातु की बात करें तो अधातु बुआरे विद्युत ऋणात्मक होता है, यानी नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। दूसरा ध्यान दीजिएगा बुआरे, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तो बनाता है, लेकिन ये जो ऑक्साइड होता है बुआरे क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहां पर सिंपली आप लिख सकते हैं कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। चलिए एक एग्जांपल भी दे लेते हैं। कोई भी मेटल पकड़िए और उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराइए। तो यहां पर बुआरे चलिए मैग्नीशियम ले लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के बुआरे ये 2MgO बना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा बुआरे, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो अगर ये पॉइंट नंबर 1 है बुआरे। 2 नंबर, अगर हम लोग बुआरे बात करें अधातु का, तो अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। जैसे देख लिए कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके CO2 बनाता है। और अगर हम इस CO2 की बात करें बुआरे, तो ये क्या होता है,
ठीक है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो चलिए ये भी हो गया। तीसरा अंतर को भी ध्यान से दिखेगा बुआरे कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैग्नीशियम अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो MgCl2 बनाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन मुक्त करेगा। और अधातु बुआरे अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जांपल पकड़ लीजिए। चलिए, इस कार्बन का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन अगर कराइएगा तो बुआरे CO2 SO2। तो इस डिफरेंस को बुआरे एक बार फिर थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो धातु होता है बुआरे विद्युत धनात्मक होता है और अधातु क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। और धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाया, तो ये अम्लीय प्रकृति का है। तीसरा, धातु अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन मुक्त करेगा, लेकिन अधातु क्या करेगा, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा। तो बुआरे ये आपका डिफरेंसेस है धातु और अधातु में। ये धातु और अधातु में क्या है बुआरे, अंतर है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बुआरे क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। कह रहा है कि पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर को बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए बुआरे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो किसी आहार श्रृंखला का जो विभिन्न चरण होता है वो पोषी स्तर कहलाता है। बुआरे परिभाषा हमने लिख दिया है कि किसी आहार श्रृंखला के विभिन्न चरणों को पोषी स्तर कहते हैं। एक बुआरे सिंपल सा आहार श्रृंखला को दिखाए हुए बुआरे घास, टिड्ढा, मेढक, सांप और बाज। यहां पर बुआरे अगर घास की बात करें तो घास क्या है, उत्पादक है। ये स्वयं अपना भोजन तैयार कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग स्वपोषी भी कहते हैं। और ये हुआ बुआरे उत्पादक। टिड्ढा क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। मेढक द्वितीय उपभोक्ता हो गया। सांप तृतीयक उपभोक्ता। और बाज जो बुआरे चतुर्थ उपभोक्ता हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें पोषी स्तर की तो ये उत्पादक जो हो गया बुआरे प्राथमिक पोषी स्तर हुआ टिड्ढा। ठीक है, द्वितीयक पोषी स्तर मेढक हो गया, तृतीयक पोषी स्तर सांप, चतुर्थ पोषी स्तर। और ये जो बाज हुआ बुआरे जो सांप को खा रहा है वो सर्वोच्च पोषी स्तर है। तो यहां पर बुआरे आप लोग देख रहे हैं कि इस आहार श्रृंखला में जो घास है, ठीक है, वो उत्पादक है। ये स्वयं अपना भोजन तैयार करता है, इसलिए इसको बुआरे हम लोग स्वपोषी भी कहते हैं और इन्हें प्राथमिक पोषी स्तर कहते हैं। द्वितीय पोषी स्तर बुआरे टिड्ढा यानी कीट है जो पादप को खा रहा है। ठीक है, जो घास को खा रहा है। तृतीयक पोषी स्तर में बुआरे मेढक हो गया जो टिड्ढा को खा रहा है। और चतुर्थ पोषी स्तर में बुआरे सांप हो गया जो मेढक को खा रहा है। और ये जो बाज जो है बुआरे सर्वोच्च पोषी स्तर है। तो एग्जाम में बुआरे इतना काफी है इस क्वेश्चन के जवाब के लिए। और इसको आप बुआरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और अपने नोट कॉपी में उतार लीजिए। तो चलिए बुआरे क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। कह रहा है कि प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं। और इसी में ख नंबर क्वेश्चन है बुआरे कि मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, समझाएं। तो बुआरे यहां पर पूछा जा रहा है प्रभावी लक्षण। तो बुआरे हम लोग जैसा कि बात कर चुके हैं कि प्रभावी लक्षण बुआरे वह लक्षण है जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट होता है। ठीक है, यानी वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट होता है। प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। प्रभावी लक्षण कहलाता है। ठीक है बुआरे। अब बुआरे इस प्रभावी लक्षण ने एक संकरण के लिए मेंडल ने
लंबे मटर के पौधे, लंबे मटर के पौधे और बौने मटर के पौधे के बीच क्रॉस कराया, ठीक है, संकरण कराया। तो बुआरे यहां पर देखा गया कि प्रथम पीढ़ी में जितने भी पौधे या पादप प्राप्त हुए वो सारे क्या थे? लंबे थे, ठीक है, लंबे पादप। बात को समझिए कि एक संकर संकरण के लिए जब मेंडल ने लंबे मटर के पौधे और बौने मटर के पौधे के बीच, ठीक है, क्रॉस कराया, संकरण कराया, तो बुआरे इस F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पादप क्या थे? लंबे थे। यानी कि यहां F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पादप लंबे थे। बात को समझिए कि इस प्रथम पीढ़ी में जितने भी पादप प्राप्त हुए वो सारे के सारे क्या थे? लंबे थे। तो यहां पर बुआरे लंबा लक्षण क्या है? प्रथम पीढ़ी से प्रकट हो रहा है, इसलिए इस लक्षण को हम लोग यहां पर क्या कहेंगे? प्रभावी लक्षण कहेंगे। यहां लंबा लक्षण प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में प्रकट हो रहा है, अतः यह प्रभावी लक्षण है। बात को गौर कीजिए बाबूरे ध्यान से कि वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट होता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। एक संकर संकरण के लिए जब मेंडल ने लंबे मटर के पौधे और बौने मटर के पौधे के बीच क्रॉस कराया, संकरण कराया, तो बुआरे F1 पीढ़ी में जितने भी पादप प्राप्त हुए लंबे थे। यह जो लंबा लक्षण जो है, यह लंबा लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट हो रहा है, अतः यह प्रभावी लक्षण है बुआरे। और अगर हम लोग अप्रभावी लक्षण की बात करें, अप्रभावी लक्षण की बुआरे बात करें, तो आप कह सकते हो कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है वो क्या हो गया? अप्रभावी लक्षण, जैसे बौनापन, ठीक है। तो यहां पर इस इस F1 पीढ़ी में बुआरे बौना पादप प्राप्त नहीं हो रहा है, तो यह लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हो रहा है, तो यह क्या है? अप्रभावी लक्षण है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि वो लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्राप्त नहीं, F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हो रहा है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। वैसा लक्षण या वो लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हो रहा है अप्रभावी लक्षण कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि बौना पादप, बौना पौधा, ठीक है बुआरे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बुआरे यहां पर हम लोग सेट 1 कंप्लीट कर लिए। तो चलिए आप लोग अगले वीडियो में बने रहिए सेट 2 के साथ बुआरे, फिर हम अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो बुआरे यहां पर एक चीज कीजिएगा कि सारे क्वेश्चंस का जो स्क्रीनशॉट लिए हैं बुआरे, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये जो सेट है काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये जरूरी हो जाता है कि सारे क्वेश्चन को बुआरे आप लोग ध्यान से देख लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज्यादा बेहतर काम करने का।